के दिन की जो सबसे बड़ी खबर है वो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम से जुड़ी हुई है। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव का अपडेट आपको बता देते हैं। 23 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। खोंसा वेस्ट से बीजेपी के छकट अबोह की जीत हुई है। नामसांग से बीजेपी के वांगकी लोवांग जीते। चौखाम से बीजेपी के चाउना मैन जीते हैं। रागा से बीजेपी के रोटम तेबिंग को जीत मिली है। ताली से बीजेपी के जिक्के ताकू जीते। इसके अलावा पालन से भारतीय जनता पार्टी के बालो राजा की जीत हुई है। ये तमाम जो बड़ी खबरें हैं वो अरुणाचल प्रदेश से सामने आ रही है। 60 विधानसभा की सीटें, हालांकि चुनाव से पहले ही इस 50 सीटों पर यहां पर वोटिंग हुई थी, क्योंकि 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने निर्विरोध जीत हासिल की, जिसमें मुख्यमंत्री पेमा खांडू की सीट शामिल थी। डिप्टी सीएम चोवा मीन भी जीत चुके थे। और अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो तीसरी बार पेमा खांडू मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो परिस्थितियां हैं वो ये बता रही है कि अरुणाचल प्रदेश में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की वापसी हुई है। 2019 में बीजेपी ने कुल 41 सीटें जीती थी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी के लिए निराशा इस वक्त देखने को मिल रही है। वो कांग्रेस पार्टी जिसने अरुणाचल प्रदेश में साल 2014 में 42 सीटें मिली जिसको अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन उसके ठीक बाद जो परिस्थितियां बदली, कांग्रेस पार्टी ताश के पत्तों की तरह बिखरते हुए नजर आई अरुणाचल प्रदेश में। इसी वजह से कहा जा रहा है कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी कहां पर नजर आती है। दूसरी तरफ अगर सिक्किम की हम बात करें, तो सिक्किम में जो ट्रेंड साल 1979 से था वो भी देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर सिक्किम से ये कि वोटों की गिनती वहां पर चल रही है। एसकेएम ने 13 सीटों पर जीत हासिल की है। 18 सीट ऐसे जहां पर एसकेएम इस वक्त आगे चल रही है। ये बड़ी खबर सिक्किम से। अगर सिक्किम की बात करें तो कुल 32 सीटें, और 1975 से अगर हम देखें तो जब भी यहां पर चुनाव हुए हैं तो रीजनल पार्टी का दबदबा देखने को मिलता है। सिक्किम की जनता और सिक्किम, आप ये भी समझिए, क्योंकि सिक्किम में जो चुनावी माहौल है वो हमेशा अलग रहता है। भारत के सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। देश के दूसरे स्थान पर सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। और सिक्किम से जो तस्वीर सामने आ रही है वो ये बताती है कि सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा एक बार फिर से प्रचंड वापसी के साथ नजर आती है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे, क्योंकि जो आंकड़े सामने आ रहे हैं अरुणाचल प्रदेश से बीजेपी के लिए खुशखबरी, तो वहीं सिक्किम से कई जो राष्ट्रीय पार्टी हैं उनके लिए वैसी खबर सामने नहीं आ रही। कुछ खास मेहमान है, परिचय करवाते चलो। अरविंद सिंह, नेता बीजेपी, हमारे साथ बने हुए। इसके अलावा हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता भी जुड़ेंगे। मोहम्मद नेमतुल्लाह, पूर्व विधायक है, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। अश्विनी मिश्रा बतौर राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र दुबे, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ बने हुए। मोहम्मद अमीन, चुनाव विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे। हम उनसे भी चर्चा करेंगे, लेकिन आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए और अरविंद जी, आप ही के साथ चर्चा की शुरुआत करते हुए, अरुणाचल प्रदेश में तो जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो ये बता रहे कि एक बार फिर से आपकी वापसी हो रही है, लेकिन सिक्किम में क्या हुआ? देखिए, जनता जनार्दन का जो भी फैसला हो सर माथे लेना चाहिए। अरुणाचल में भारतीय जनता पार्टी को जोरदार सफलता मिल रही है और सिक्किम के नतीजे बताते हैं कि वहां पे हमें और भी काम करने की जरूरत है। लेकिन लोकतंत्र में जो भी परिणाम आते हैं उसको सर माथे स्वीकार करना चाहिए, और कभी कांग्रेस के तरफ से ईवीएम को दोष और कभी अन्य कारणों को दोष देकर स्वयं के गिरेबान में झांकने से नहीं बचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक विपक्ष में रही है, अपने दायित्वों को जानती है। जनता हमें सत्ता में रखे या विपक्ष में रखे, जनता जनार्दन के लिए जो भी हो सकेगा भारतीय जनता पार्टी करती रहेगी। लेकिन मैं सिक्किम पे भी सवाल पूछ रही हूँ अरविंद जी, क्योंकि इससे पहले एसकेएम के साथ तो आपका अलायंस था, लेकिन बाद में जो परिस्थितियां बदली वो बिल्कुल अलग है। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि अगर आप एसकेएम के साथ अलायंस में रहते तो वहां पर आपको ज्यादा फायदा होता? अब देखिए, चीजें निकल गई है, चुनाव हो गया है, तो भूतकाल में जाने से कोई फायदा नहीं है। निश्चित रूप से पार्टी बैठेगी, मंथन करेगी और आगे की जो रणनीति होगा उसको बनाएगी और उस पर काम करेगी। फिलहाल तो जिनको विजय श्री मिली है सिक्किम में, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनको बधाई। और भारतीय जनता पार्टी को जनता ने जो रोल दिया है विपक्ष का, उस पर काम करेगी। ठीक है अश्विनी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। और आजकल क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की हम बात करें तो कुल 60 सीटें, लेकिन जो वहां पर चुनाव हुआ था वो सिर्फ 50 सीटों पर हुआ था। विपक्ष की तरफ से नबाम तुकी ने आरोप लगाया कि कैंडिडेट्स को खरीद लिया गया, लेकिन एक ट्रेंड हमने देखा कि इस चुनाव में सूरत से हमने देखा कि किस तरीके से वहां पर निर्विरोध प्रत्याशी जीत गए, और उसके बाद यहाँ पर ये तमाम जो तस्वीरें सामने आती है किस बात का संकेत देती है? क्या कैंडिडेट्स खुद नहीं लड़ना चाह रहे?
ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र दिखाता है कि वो प्रेशर पॉलिटिक्स में बिलीव करते हैं। जनता जनार्दन के जो सम्मान देती है उसमें विश्वास नहीं है। यही हमने देखा, चंडीगढ़ में देखा, सूरत में देखा, इंदौर में देखा, अरुणाचल प्रदेश के बहुत सारे कैंडिडेट के साथ भी हमने यही देखा। हालांकि अरुणाचल प्रदेश में उनको जीत मिली है, उसके लिए मैं उनको बधाइयाँ देता हूँ। बट ये जिस तरीके की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक साबित होगी। अगर आप ऐसे खरीद फरोख्त करते रहेंगे तो जनता का लोकतंत्र से विश्वास उठ जाएगा, जनता का प्रत्याशियों से विश्वास उठ जाएगा। और आने वाले समय में क्योंकि बहुत जगह पर कांग्रेस पार्टी ने हर जगह अपने उम्मीदवार भी तो नहीं उतारे। उसका कारण है कि कांग्रेस पार्टी को दिक्कत यही हो रही है कि बीजेपी के पास इतना तंत्र है, इतना यंत्र है, इतना पैसा है कि कांग्रेस पार्टी को डर लगा रहता है कि कौन सा कब कैंडिडेट बीजेपी खरीद ले, तोड़ ले। जो बड़े नेता हैं आप वो खरीद लिए गए। बड़े नेताओं में भी ऐसा डर है क्योंकि बहुत जगह पर जो बड़े और कद्दावर चेहरे, यही खबर आई कि उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। आप देखिए ना, हर जगह तो ईडी पहुंच जाती है, हर जगह तो सीबीआई पहुंच मेरे जाती को है 10 सेकंड और दीजिए। उनको उसके बाद वो या तो नेता बैठ जाता है या इनकी पार्टी में शामिल हो जाता है, इनकी वॉशिंग मशीन में धुल जाता है। तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कर रही है, जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का गलत इस्तेमाल कर रही है, मुझे लगता है देश के लिए सही नहीं है। बाकी के मेहमानों के पास भी जाना है। जी, मैं 10 सेकंड में 2 वाक्यों में अपनी बात पूरी करता हूं। एक तो कोई भी आरोप कोई लगाए, तथ्यों और तर्कों के साथ लगाए तो स्वीकार है। चंडीगढ़ में तथ्य था सर। 1 मिनट मेरे को बोलने दीजिए। इस देश में खरीद फरोख्त यदि ऑफिशियली सिद्ध हुआ है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा केस में नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट बचाने के लिए, कांग्रेस की गवर्नमेंट बचाने के लिए प्रूव हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसमें खरीद फरोख्त हुई है। तो इस देश में घोषित खरीद फरोख्त करने वाली कोई पार्टी है तो कांग्रेस है नंबर 1। और दूसरी बात मैं कहूंगा कि अब तो रिजल्ट आ रहे हैं, चुनाव हो चुके हैं। जनता के फैसले को आज भी सर माथे नहीं लेना मुझे लगता है कांग्रेस के अहंकार को दर्शाता है। मैंने पहले ही कहा, पहले टिप्पणी में ही कहा कि चुनाव हो गया है, जनता ने जो भी रोल दिया हो उसको राजनीतिक पार्टियों को उसका निर्वहन करना चाहिए। दबाव बना रहे, आपके दबाव की वजह से ही वहां पर जो चुनावी मैदान है उसमें विपक्ष नहीं रह रहा, आपके दबाव की वजह से। इसको कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। आप बताइए मैडम, डूबते हुए जहाज की सवारी कौन करना चाहता है? कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर छोड़ के जा रहे हैं, इनके नेता प्रतिपक्ष ने इनको छोड़ दिया, आए दिन इनके प्रवक्ता इनको छोड़कर जाते हैं। तो क्या इनका अपना घर संभल नहीं पा रहा है? उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी ही दोषी है। इनको अपने घर में और अपने पार्टी में काम करने की जरूरत है, जनता के बीच में रहने की जरूरत है, परिवारवाद से ऊपर उठने की जरूरत है। हुदा जरीवाला भी हमारे साथ मौजूद है, मैं आऊंगी, आप भी जवाब देना चाह रहे हैं अश्विनी जी, लेकिन एक बार सबका ओपनिंग रिएक्शन हो जाए। हुदा जरीवाला जी, आम आदमी पार्टी खुद को कहां पा रही है? क्योंकि कल भी आंकड़े सामने आए, आपने देखा तमाम सुपर एग्जिट पोल में, अगर दिल्ली की मैं 7 सीट पर अगर बात करूं, आम आदमी पार्टी काफी पीछे नजर आती है। गुड आफ्टरनून। देखिए, सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी जो सीटों पे लड़ी है दिल्ली में, वो तमाम की तमाम सीटें आम आदमी पार्टी जीत रही है। क्योंकि मैंने खुद दिल्ली में ग्राउंड लेवल पे काम किया है, सारी सीटों का सर्वे किया है, सारी सीटों पे जो वहाँ के कैंडिडेट से प्रत्याशी है उनके साथ बातचीत करके, उनके साथ जुड़ के हमने सारे के सारे आंकड़े निकाले। तो चारों के चारों जो लोकसभा की सीटें हैं वो आम आदमी पार्टी एक बहुत ही आराम से क्लीन स्वीप कर रही है। उसका रीजन ये है कि 10 साल बीजेपी को जब मौका दे दिया था, 10 साल जो भारतीय जनता पार्टी पावर में रह के कुछ नहीं कर पाई, तो जाहिर सी बात है जनता समझ गई है। मैडम मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, मैं पढ़ना चाहूंगी आपके लिए। मैडम मेरे पास कुछ आंकड़े मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगी। न्यूज़ 24 टुडे चाणक्य का जो एग्जिट पोल है वो दिल्ली में बता रहा है कि आम आदमी पार्टी को 0 सीट। इंडिया टीवी का जो एग्जिट पोल मेरे पास है उसमें बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को 0 सीट। आज तक एंड एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल भी आपको काफी ज्यादा पीछे बता रहा है। क्या इस एग्जिट पोल को आप नहीं मान रहे? देखिए, ये सारे जो एग्जिट पोल्स है, पहली बात तो ये कि इनका सैंपल साइज क्या है। अपने आप में एग्जिट पोल निकालना एक प्रॉपर साइंस है। ये एग्जिट पोल निकालने वाली जितनी कंपनियां हैं, पहली बात तो ये अपना जो सैंपल साइज है उनको रिलीज कर देना चाहिए। किस एज से लेके किस एज तक लोगों से उन्होंने बातचीत करी है, क्या वो पोलिंग बूथ्स पे जाके, पोलिंग स्टेशंस पे जाके उन्होंने ये एग्जिट पोल निकाला है, लोगों को क्या कॉल करके उनसे एग्जिट पोल पूछा है, ऑनलाइन कोई सर्वे किया है। सर्वे अपने आप में एक बहुत ही साइंटिफिकल प्रोसेस है। तो ये तमाम जो कंपनी है, ये पहली बात तो अपना जो सैंपल साइज है, अपना तौर तरीका है, अपना जो ये प्रक्रिया जिससे ये एग्जिट पोल निकालती है,
उसका पहली बात तो वो अपना डाटा सामने करें। नहीं, ठीक है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में तब्दील नहीं होता, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि एक अनुमान मिल जाता है। मैं लौटूंगी आपके पास। मोहम्मद निमतुल्ला, पूर्व विधायक है जनता दल यूनाइटेड के, वो भी हमारे साथ इस वक्त हैं। निमतुल्ला साहब, क्योंकि बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए बिहार से तो खुशखबरी सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि 2019 वाली परफॉर्मेंस नहीं होगी, लेकिन बहुत ज्यादा डेंट भी नहीं होगा। जेडीयू के लिहाज से कुछ सीटें फर्क हो सकती हैं, जो तमाम एग्जिट पोल कह रहे हैं। आपका इस पर रिएक्शन क्या कुछ, और आपकी जो फीडबैक और रिपोर्ट आ रहा होगा उसमें आपको क्या लगता है? देखिए, जो रिपोर्ट आ रहा है वहाँ हम लोग 100% जीत रहे हैं, लेकिन फिर भी 90% एग्जिट पोल वो मानना चाहिए, वो सही होता है जल्दी। इसलिए जो भी जनता का फैसला होगा सर आंखों पर होगा, वो हम लोग 4 तारीख को देख लेंगे कि कौन कितने पानी में है। इसलिए आज जो बिहार की स्थिति है, वो स्थिति जो कल थी वो नहीं है, आज स्थिति बदली हुई स्थिति है। इसलिए जनता ने नीतीश कुमार पर, माननीय मोदी जी पर विश्वास करके वोट किया है। और नहीं, निमतुल्ला साहब, कहा जा रहा है कि आपके जो चाचा के जो भतीजे हैं ना, तेजस्वी यादव, 251 रैली वो कर लिए हैं, और कहा जा रहा है कि इसका काफी फर्क पड़ा है। नहीं, रैली से कोई फर्क नहीं पड़ता, रैली करते रहे, लेकिन जो ग्रास रूट पर जो काम हुआ है, जो ग्रास रूट पर नजर आ रहा है, जो जनता में जो उनका आक्रोश है, उनके पिताजी का, माताजी का जो आक्रोश है आज भी बरकरार है। जो था उसको नीतीश कुमार ने बिहार को पटरी पर लाया और बिहार को अच्छी तरह से संभाल के चलाया। आज बिहार में हर आदमी सुरक्षित है, महिलाएं सुरक्षित है, और महिलाओं के लिए तो एम्पावरमेंट के लिए जो नीतीश कुमार किया, हर घर में इसकी चर्चा। ठीक है, इसी को मैं आगे ले जाऊंगी। शैलेंद्र जी, आपके पास आते हुए, कम से कम बिहार में अगर हम बात करें, बिहार में जो आंकड़े सामने आ रहे तमाम एग्जिट पोल्स में, वो ये कहा जा रहा है कि इस बार एनडीए को थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है, और वो भी एनडीए में जेडीयू के कोटे से। आपको क्या लगता है? और जिस तरीके से निमतुल्ला साहब कह रहे हैं, क्या आप इससे सहमत हैं कि आरजेडी और तेजस्वी यादव की इन रैलीज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, इसमें हमें इंतज़ार करने की आवश्यकता है। उसका मैं रीज़न बता दूं, क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जो पहली बार वहाँ पे पुरुषों का जो मतदान है वो लगभग 52% और 53 के बीच में था, और महिलाओं का जो मतदान का प्रतिशत है वो 61% है, विच इज़ अ वेरी अलार्मिंग फिगर। तो ये भी एक संभावना बन सकती है कि जितने भी पोलस्टर्स जो अपना प्रोजेक्शन दे रहे हैं कि वो स्लाइटली डेंट है एनडीए को, हो सकता है कि वहाँ क्लीन स्वीप हो जाए। एक ये पॉसिबिलिटी है, ये मेरा व्यक्तिगत आकलन है। हाँ, दूसरा ये भी है, चूंकि मतदान का परसेंटेज कम है, तो कुछ सीट्स पे वहाँ जो कैंडिडेट का जो सिलेक्शन है, अगर जो है जेडीयू से अलायंस न करके, महिलाओं ने ज्यादा पार्टिसिपेट किया। एग्जैक्टली 61%। पर फिर ये भी बिहार में कहा जाता है कि जो महिलाएं हैं वो जनता दल यूनाइटेड को फेवर करती है। जो शराबबंदी वाला पूरा मसला था, इसमें नीतीश कुमार को कुछ फायदा हुआ? मैं वही कह रहा हूं कि अगर वो चीज जो है वर्केबल होती है, तो इन दैट केस जो है वो क्लीन स्वीप होगा। हो सकता है कि 40 की 40 एनडीए लेके जाए। दूसरा एक ये है कि अगर डेंट वाली पोजीशंस जो जनरेट होती है, तो वहाँ जो बीजेपी के साथ में जो उसके अलाइज हैं, चाहे जेडीयू हो या रामविलास पासवान वाली पार्टी एलजेपी हो, तो उनके कुछ कैंडिडेट्स का सिलेक्शन 2-3-4 सीट्स हैं उन पर जो सिलेक्शंस है, तो वो कैंडिडेट्स की जो अपनी प्रोफाइल है वो एक मुद्दा हो सकता है, उसकी वजह से जो इम्पैक्ट जो है आ सकता है। लेकिन हमें ये देखने की आवश्यकता है, हमें इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है। और दूसरा जो अभी जो बात की गई, हमारे मित्र जो कह रहे थे ओवरऑल जो है कि बीजेपी जो प्रेशर पॉलिटिक्स की बात करती है, तो मैं एक आंकड़ा रख दूं आप लोगों के सामने। 543 लोकसभा सीट्स में से जो इंडिया अलायंस है वो कितनी सीट्स पे आप कंटेस्ट कर रहे हैं? 466 पे कंटेस्ट कर रहे हैं। तो वो प्रेशर जो टैक्टिक्स की जिसकी आप बात कर रहे हैं, आपको मतलब सारी सीट पे आप चुनाव भी नहीं लड़ पा रहे हैं। दूसरा, इनकी जो नीति है वो किस तरह से अस्पष्ट है। आप जो है वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के साथ जो है आप फाइट में जाएंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस जो है अलायंस पार्टनर है, केरला में जो है आप लेफ्ट के साथ फाइट में जाएंगे, राजस्थान में पार्टनर है, तमिलनाडु में पार्टनर है, बिहार में पार्टनर है, आम आदमी पार्टी के साथ आप पंजाब में फाइट में जाएंगे, असम में फाइट में जाएंगे, हरियाणा में पार्टनर है, गुजरात में पार्टनर है, दिल्ली में पार्टनर है।
तो जनता जब एक नेशनल पेरिफेरी की बात आती है, एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की बात आती है, तो जनता ये क्यों नहीं, आपके ऊपर क्यों विश्वास करना चाहिए जनता को? जब आपकी नीतियां स्पष्ट नहीं है, और सबसे जो बड़ा फैक्टर है वो है क्रेडिबिलिटी के, वो चाहे इनके लीडरशिप में हो या इनकी पॉलिसीज में हो या एलिगेशंस में हो। कहने के लिए तो आप कुछ भी कहें। देखिए, आप पूरा चुनाव जो है आज़ादी के बाद से लेकर जो है दूसरा सबसे बड़ा चुनाव रहा है, 1951 और 52 में जो पहला जो था सबसे लंबा चुनाव, उसके बाद ये दूसरा सबसे लंबा चुनाव चला है। आपको पर्याप्त समय मिला है, आपको पर्याप्त मौका मिला है जनता के बीच जाके अपनी बात रखने का। उसके बाद अगर आप नहीं रख पाए, जैसा कि मतलब प्रतीत हो रहा है, बाकी तो परिणाम तो 4 जून को आएंगे। इस पे एक रिएक्शन लूंगी जरूर, लेकिन रतन शारदा जी भी हमारे साथ हैं, और शारदा साहब आपका स्वागत करती हूँ। और मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊँ उससे पहले आपका एक ओपनिंग रिमार्क लेना चाहूंगी, खासतौर पर अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को लेकर के। पूर्वोत्तर में जो हाल के वक्त में भी जो चुनाव हुए, और खुद प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि पूर्वोत्तर अब ना दिल से दूर है ना दिल्ली से दूर है। अगर वहां पर कम से कम अरुणाचल प्रदेश में, जो कि सीमावर्ती राज्य है, जहां पर कई सारे सेंसिटिव मुद्दे, चीन का मुद्दा, उसको लेकर के विपक्ष की तरफ से तमाम तरह के हमले, अगर वहां से ऐसी तस्वीर सामने आ रही है कि बीजेपी प्रचंड वापसी करते हुए नजर आती है, तो ये क्या संदेश और क्या संकेत? ये जो नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी का जो उदय है और जो उसकी ताकत बढ़ रही है और जिसके अंदर कई अलायंस पार्टनर को मिल रहे हैं, उसका प्रमुख कारण है कि जो 2014 के बाद में विकास की एक आंधी जो आई है नॉर्थ ईस्ट में, पूर्वोत्तर के अंदर, वो पहले कभी उन्होंने देखे ही नहीं। उनको भी लगता ही नहीं था कि हम भारत के अंग हैं। उनके केवल वोट लिए जाते थे, वोट लेने के बाद कोई देखता नहीं था। फंड्स आते थे, वहाँ पर लोकल पार्टियां मिलकर कांग्रेस के साथ खा जाती थी। अब पहली बार हुआ है कि विकास लोग देख रहे हैं, लोगों की दूरियां कम हुई हैं, लोग आसानी से कहीं भी जा सकते हैं। अरुणाचल में कई जगह आपको जाने में 3-3 दिन लगते थे, 12-12 घंटे लगते थे, आज आप तुरंत जा सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा जो इंटीग्रेशन हुआ है वो वहाँ के लोग देख रहे हैं। इसके कारण स्वाभाविक रूप से जो इतने साल काम हुआ उसके पहले अन्य संस्थाओं द्वारा, जिसके कारण वहाँ के लोग जुड़े रहे, उसका अंतिम परिणाम 2014 का देख रहे हैं। ब्रह्मपुत्र का पुल हो, ट्रेन हो, रेलवे हो या एयरवेज हो, डेफिनेटली उसका बहुत बड़ा असर वोटिंग पे पड़ेगा ही ना, स्वाभाविक है। लेकिन विकास के ऊपर काम अगर करना यही ही पड़ेगा। फैक्टर है तो फिर ये सिक्किम में नजर क्यों नहीं आता? क्योंकि सिक्किम में पार्टी पहले बहुत अच्छी तरह स्थापित थी। अगर उस वहां पर वो पहले ही अच्छा काम कर रही है सिक्किम के अंदर, और सिक्किम के अंदर उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, मैं सिक्किम जा चुका हूँ, तो एक वहां पर एक स्वाभाविक उनका बेस है और बीजेपी यहाँ प्रयत्न कर रही है। ये तो राजनीति की प्रक्रिया है, इसलिए ये भी बताता है कि बीजेपी जबरदस्ती किसी पे शासन नहीं करती, बीजेपी पार्टियां गिराती नहीं, वरना सिक्किम में भी गिरा सकती थी। वहां तो कोऑप्ट करना बड़ा आसान है। नॉर्थ ईस्ट में तो कहते हैं बोर्ड खाली बदलना पड़ता है, पार्टी एक जगह दूसरी जगह हो जाती है, नाम बदल जाते हैं, पर सिक्किम में नहीं हुआ। ये दिखाता है कि बीजेपी डेमोक्रेसी को कहीं दबाती नहीं, कहीं पार्टी को एक चीज मैं आपसे जबरदस्ती समझना चाहूंगी, मुझे लगता है कि हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, सिक्किम की जब बात होती है तो सिक्किम बहुत छोटा राज्य है, वहां पर ये जो चुनाव पूरा विधानसभा का हुआ, क्या मुद्दे आपको समझ में आए? क्योंकि मैं जब सिक्किम के बारे में पढ़ रही थी, हालांकि मैं कभी गई नहीं हूँ, लेकिन सिक्किम के बारे में जब पढ़ रही थी तो ये पता चलता है कि वहां पर स्थानीय जो कैंडिडेट है उसके बेसिस पर लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं और उनके पक्ष में वोट करते हैं। क्या ये एक बड़ा फैक्टर है? नहीं, देखिए सिक्किम में जैसे आप देख रहे हैं एक ही पार्टी जीत रही है, उसका तो या तो बाकी पार्टियों के अंदर अच्छे कैंडिडेट नहीं है, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। एक वहां पर कम्युनिटी का माहौल होता है, सारे नॉर्थ ईस्ट में ट्राइबल एरियाज हैं, कम्युनिटीज हैं, छोटी छोटी जगह जगह बसी हुई हैं, तो वहां पर एक कम्युनिटी का माहौल होता है, चाहे वो कैंडिडेट हो चाहे वो पार्टी हो। इसके कारण वहां पर जिसका सिक्का जम गया वो पार्टी बदले तो भी वही जीतता, आप ये भी देख रही हैं। एक बात जो मैं कहना चाहूंगा कि जिसके ऊपर आपकी स्पोक पर्सन बोल रही थी, देखिए ओपिनियन पोल्स आज से शुरू नहीं हुए, बहुत पहले एनडीटीवी के समय प्रणय राय ने शुरू किए थे। बड़ी बड़ी एजेंसियां 10-10 साल से काम कर रही हैं, उनके उत्तर कई बार सही निकलते हैं, कभी 10% गलत भी निकलते हैं, लेकिन अधिकतर इसका साइंटिफिक बेस ही होता है। इसके कारण आज आपको अगर अपनी बयार नहीं दिख रही तो ओपिनियन पोल वालों की टेक्नोलॉजी गलत है, साइंस का गलत है, एल्गोरिथम गलत है, ये सही नहीं है। आप किसको रुझान मानिए, मैं कभी भी इसको फाइनल सीट नहीं मानता, मैं रुझान मानता हूँ। मैं उसमें परसेंटेज वोट कैसे नहीं, हम तो लगातार कह रहे हैं कि सिर्फ एग्जिट पोल है, ये एग्जैक्ट पोल नहीं, एग्जैक्ट पोल तो 4 तारीख को ही पता चलेगा। तो डिबेट में नहीं आना चाहिए। अगर आप नकार ही रहे हो तो मत आओ डिबेट में। अगर आप आ रहे हो उसका मतलब ये मान रहे हो कि साइंटिफिक बेस है उसका। किसी को इसीलिए अविश्वास लादना, चाहे सरकार हो, चाहे ईवीएम हो, चाहे वोटिंग मशीन हो, इलेक्शन कमीशन हो, सभी के ऊपर आप शक डालेंगे। ये सभी पे शंका डालना, अरे आपको देखिए बीजेपी की तरह सबको डिसरिस्पेक्ट मत करिएगा। नहीं, वो राजनीतिक एक मिनट की बात एक बार कंप्लीट हो जाए फिर मैं आ रही हूँ आपके पास। शांति से बात करेंगे, इलेक्शन खत्म हो चुके ना,
आपको जो मिलना था मिल गया होगा। आप इज्जत आपको से दिल्ली बात में कर जो ले, पता चलो मिल पहले जाएगा। उसके ठीक है, बाद हुदा मेरा जी, ये कहना हुदा जी, आप मेरा जवाब ये कहना है कि इंस्टीट्यूशंस आप के ऊपर, किसी रिस्पेक्टफुली संस्था के ऊपर एड्रेस कर केवल ले उंगली फेलो से पैनलिस्ट के उठाना। साथ। आपसे आप इतना आप मिनिमम बोलने दीजिए उनको, मैं एक्सपेक्टेशन ऐसे रखा जा बहस में नहीं सकता है उतरूंगा। ना। नहीं, बोलने आप दीजिए, दोनों मुझे मुझे किसी एड्रेस पे कीजिए, इंटरेस्ट आप नहीं है। दोनों मुझे एड्रेस कीजिए। रतन जी बहुत जल्दी से अपनी बात आप कंप्लीट कीजिए, फिर हुदा जी मैं आपके मैंने पास आ सिंपल सी बात की कि केवल इसलिए कि आपको वोट कम पड़ता है, ईवीएम पे शंका करेंगे, इलेक्शन कमीशन शंका करेंगे, आप सारे पुलिस पे शंका करेंगे, कल को आप ओपिनियन पोल वाले बड़ी बड़ी संस्थाएं जो सारी दुनिया में कर रही हैं उन पे शंका करेंगे क्योंकि आपके मतलब का नहीं। ये अप्रोच गलत है, मेरा ये ठीक है, कहना है। ठीक है, हुदा जी आप जवाब दीजिए। और एक सवाल ये भी जो अश्विनी जी कह रहे थे कि INDI ब्लॉक में शुरुआत से बहुत कंफ्यूजन की स्थिति देखने को मिली है। आप माने या ना माने, लेकिन फिर भी अगर आप कहते हैं कि हम INDI ब्लॉक में हैं, हम गठबंधन में, हम अलायंस में हैं, लेकिन फिर भी अगर दिल्ली में आप, हरियाणा में साथ है, पंजाब में नहीं है, तो आम जनता के बीच में कंफ्यूजन की स्थिति तो होगी। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर के कोई फैसला नहीं होता, अगर कोई चेहरा उस तरीके से आगे नहीं रहता, तो फिर भी तो सवाल पूछे जाएंगे ना आपसे। क्या नहीं लगता कि इससे कुछ नुकसान हुआ होगा? मैम, मैं आपका सवाल को आंसर करने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके बीजेपी के जो फेलो पैनलिस्ट आते हैं उनको अगर अपने फेलो पैनलिस्ट को रिस्पेक्ट देना नहीं आता, उनको ये बोलना होता है कि आप इससे लोगों को क्यों बुलाते हैं, तो आई एम सॉरी, ये इनका काम नहीं है बोलने नहीं, का। मैं किसी को भी डिसरिस्पेक्ट करने नहीं दूंगी। मेरे लिए सारे पैनलिस्ट सब सम्मानीय हैं। नहीं, ये नहीं, एक्सेप्टेबल नहीं है, ये एक्सेप्टेबल बिल्कुल नहीं है। acceptable नहीं है, मुझे बिल्कुल पूरा हक है acceptable अपनी राय नहीं है। रखने का, ठीक और है, मैं अपने एनालिसिस के हिसाब से अपनी खुद की जो पर्सनल सर्वे है, जो तमाम कैंडिडेट्स के साथ बैठ के हमने निकाली है, जो तमाम लोगों के साथ ग्राउंड लेवल पे बातचीत करने के निकाली है, उसके आधार पर अपना पॉइंट बेस करूंगी। तो इनसे मैं बहुत ही अच्छे से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज आप दूसरे पैनलिस्ट पे टिप्पणियां ना करें, आप अपना सर्वे ठीक है, देख हुदा जी, लें अब और सवाल का आप जवाब। अपनी पार्टी को देख अब लें। सवाल का मैंने जवाब। आपके आर्गुमेंट में टिप्पणी की थी, मैंने आप पे टिप्पणी नहीं की। डोंट ओवर स्पीक मैं ऑन मी, आपकी डोंट आर्गुमेंट में टिप्पणी की कि आप उसमें शंका मत डालें, साइंटिफिक मेथोडोलॉजी मेथोडोलॉजी मत चैलेंज मत करें। डू नॉट ये कहना हेकल मी, गलत है डू क्या? नॉट हेकल मी। जब आपका टाइम था आपने बोल दिया, Have I- आप प्लीज have I दूसरे hassled पैनलिस्ट you? को बोलने का No, मौका रतन जी, don't एक blame मिनट on को me कहने now, आप दीजिए, गलत हुदा जी को इल्जाम कहने मत दीजिए। लगाइए। मौका दीजिए। आप गलत इल्जाम मत आप लगाइए। आप सिर्फ आपका शांति टाइम से नहीं करिए, है, गलत दूसरों इल्जाम को भी मत लगाइए। टाइम मिलता है। आप प्लीज दूसरों को भी हुदा बोलने जी, दीजिए। आप सवाल का जवाब दूसरा दीजिए। बीजेपी की तरफ से मैं नहीं क्यों- हूँ। मैं रतन जी, क्यों ठीक बोले है। जा रहे हैं? इल्जाम मत ठीक है, लगाइए, ठीक अपना है। आप ध्यान रखिए। मैं कैसे अपना हुदा जी। जवाब दूं? बोले जा रहे नहीं, हैं। नहीं, हुदा जी आप कहिए। वो बीजेपी की तरफ से नहीं है मैडम, वो आपको करेक्ट कर रहे थे, वो राजनीतिक विश्लेषक है और उन्होंने आपको लेकर के नहीं कहा, आपकी पार्टी को लेकर के, विपक्ष को लेकर के कहा। राजनीतिक विश्लेषक कम लग रहे हैं, बीजेपी आप सवाल का जवाब दीजिए। जी मैम, जहां तक आपका ये सवाल है कि इंडिया गठबंधन ने तमाम जितने इंडिया के जितने ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे कांग्रेस साथ में लड़ रही है, चाहे वो आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली हरियाणा में हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के साथ यूपी में हो, चाहे जितने अन्य जो पार्टी हैं जो इंडिया गठबंधन के साथ अलायंस में है, वहां सब मजबूती से टफ फाइट दिया है, हर जगह मजबूती से चुनाव लड़ा है। सिर्फ पंजाब का एक ऐसा स्टेट है जहां पे कल पोलिंग हुई है, मैं ये डिबेट भी पंजाब में बैठ के कर रही हूँ, तो ठीक है, यहाँ मैं पे लौट रही हूँ, कहीं ना अरविंद जी भी कहीं कुछ जवाब देना कांग्रेस की चाहेंगे। मैं एक लौट ही रही हूँ, पार्टी- लौट रही हूँ हुदा जी।